नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प देश की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसे अक्सर मिनी अफ्रीका कहा जाता है, कैमरून। सोचिए, एक ही जगह पर आपको सहारा जैसी सूखी जमीन के किनारे मिले और घने वर्षावन भी, ऊंचे पहाड़, ज्वालामुखी वाले, और फिर शांत समुद्र तट। ये सब कैमरून में है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो कैमरून की इसी अनोखी तस्वीर को मतलब और साफ करते हैं। इसकी जबरदस्त भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता, इसका इतिहास भी जो थोड़ा पेचीदा है, और हाँ, इसकी अर्थव्यवस्था की क्षमता, चुनौतियां और वो सवाल जिनसे ये देश आज जूझ रहा है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो भी पता चला है उसे आपके सामने रखें, कैमरून की एक गहरी समझ बनाने की कोशिश करें। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि देखिए, मिनी अफ्रीका ये सिर्फ नाम के लिए नहीं कहा जाता। ये कैमरून की आत्मा है एक तरह से। ये दिखाता है कि कैसे एक ही देश के अंदर आपको पूरे महाद्वीप की झलक मिल सकती है, अच्छी चीजों की भी और उन मुश्किलों की भी जिनसे कई अफ्रीकी देश गुजर रहे हैं। तो हाँ, चलिए इस बहुरंगी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत भूगोल से ही करते हैं, क्योंकि शायद यहीं से इसकी पहचान सबसे ज्यादा बनती है। जी तो ये मध्य पश्चिम अफ्रीका में है, राजधानी याओंडे। हाँ, याओंडे। पर दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक धड़कन शायद douala में ज्यादा महसूस होती है। वो सबसे बड़ा शहर, मुख्य बंदरगाह भी। अच्छा, और इसके पड़ोसी देश, उनकी लिस्ट भी काफी लंबी है। हाँ, और वो भी अफ्रीका की विविधता दिखाते हैं। पश्चिम में देखिए विशाल नाइजीरिया है, फिर उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और दक्षिण में जाएं तो गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो गणराज्य। मतलब सीमाओं का एक पूरा जाल है। ये वाकई एक अहम मोड़ पर है। सही कहा। और सीमाओं के अंदर का नजारा वो तो और भी गजब का है। दक्षिण में चलिए तो घने हरे भरे वर्षावन, जहां खूब नमी है, जीवन है। फिर पश्चिम की तरफ बढ़िए तो जमीन ऊपर उठने लगती है, पहाड़ों में बदल जाती है, और वहीं है माउंट कैमरून। ओहो, माउंट कैमरून पश्चिमी अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ना? हाँ बिल्कुल, और ये आज भी सक्रिय है। कमाल है। और फिर उत्तर की तरफ वहां क्या है? उत्तर में तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। सवाना घास के मैदान, जैसे पूर्वी अफ्रीका में होते हैं। हाँ कुछ वैसा ही। वाजा नेशनल पार्क जैसे इलाके हैं वहाँ, जहाँ शेर, हाथी, जिराफ ये सब घूमते हैं। वाह। और हाँ, झीलें भी हैं, जैसे वो थोड़ी रहस्यमयी झील न्योस। हाँ, उसका नाम सुना है। और समुद्र तट भी तो हैं। बिल्कुल, अटलांटिक तट पर लिम्बे और क्रिबी जैसे खूबसूरत समुद्र तट भी है। ये विविधता सच में कमाल की है। और देखिए, यही विविधता है जो इसे मिनी अफ्रीका बनाती है। सिर्फ भूगोल नहीं, जलवायु भी। तट पर गर्म और नम मौसम, पहाड़ों पर ठंडा और उत्तर में सूखा। सही। मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरे महाद्वीप का सार एक देश में आ गया हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जैसा स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ देखने की खूबसूरती नहीं है। ये विविधता लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति को और अर्थव्यवस्था को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हाँ, ये तो है। तटीय मछुआरे का जीवन सवाना के किसान से तो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। तो ये भौगोलिक विविधता तो समझ आई। अब जरा इसके इतिहास की परतों को खोलते हैं, खासकर वो हिस्सा जिसका असर आज भी दिखता है। स्रोत बताते हैं कि आधुनिक कैमरून की कहानी यूरोप के उपनिवेशवाद से गहरी जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। पहले ये एक जर्मन कॉलोनी थी। कैमरून नाम भी वो पुर्तगाली शब्द कैमरोस से आया है। अच्छा। कैमरोस मतलब झींगे। शुरुआती यूरोपीय खोजकर्ताओं ने यहाँ की एक नदी में बहुत झींगे देखे थे, तो वहीं से ये नाम पड़ गया। दिलचस्प। लेकिन कहानी तब और उलझ गई जब पहला विश्व युद्ध हुआ और जर्मनी हार गया। और तब लीग ऑफ नेशंस ने इसे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बांट दिया, है ना? हाँ बिल्कुल। एक बड़ा हिस्सा बन गया फ्रेंच कैमरून और एक छोटा पश्चिमी हिस्सा बना ब्रिटिश कैमरून। और ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने जमीन पर दो अलग अलग प्रशासनिक, कानूनी और यहाँ तक कि शिक्षा प्रणालियां खड़ी कर दी। सोचिए जरा। और फिर आए आज़ादी। 1960 में फ्रेंच कैमरून आज़ाद हुआ। फिर 1961 में ब्रिटिश कैमरून्स का जो दक्षिणी हिस्सा था, उसने एक वोटिंग के जरिए इस नए राष्ट्र में शामिल होने का फैसला किया। अच्छा, और उत्तरी हिस्सा? उत्तरी हिस्सा नाइजीरिया के साथ चला गया।
तो इसी विलय से आज का कैमरून गणराज्य बना। लेकिन ये विलय क्या ये पूरी तरह से मतलब सहज रहा? हमारे स्रोतों में अंग्रेजी भाषी यानी एंग्लोफोन और फ्रांसीसी भाषी यानी फ्रैंकोफोन क्षेत्रों के बीच तनाव का जिक्र बार बार आता है। हाँ, और यहीं पर वो औपनिवेशिक विरासत जिसका हम जिक्र कर रहे थे आज भी जिंदा नजर आती है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं रह गई है, ये कैमरून की आज की राजनीति और समाज की एक बड़ी सच्चाई है। स्रोत साफ बताते हैं कि जो अंग्रेजी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय है वो अक्सर खुद को अलग थलग महसूस करता है। उन्हें लगता है कि उनकी भाषा, उनकी कानूनी प्रणाली, उनकी संस्कृति इनको उतना महत्व नहीं मिलता। बिल्कुल। और हाल के सालों में तो ये भावनाएं गंभीर संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता में बदल गई हैं, जिसे एंग्लोफोन संकट कहा जा रहा है। तो ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं रहा, अब ये पहचान का, प्रतिनिधित्व का और सत्ता में हिस्सेदारी का भी सवाल बन गया है। ये दिखाता है कि 60-70 साल पहले खींची गई लकीरें आज भी कितनी गहरी दरारें पैदा कर सकती हैं। सही कहा। और ये हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे औपनिवेशिक ताकतों ने जो बनावटी सीमाएं खींची, जो प्रशासनिक विभाजन किए, वो आज़ादी के बाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। कैमरून इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ अब कैमरून के लोगों और उनकी संस्कृति की बात करते हैं। आबादी करीब 2 करोड़ 90 लाख, और यहाँ भाषा की बात करें तो कमाल है। फ्रेंच और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं, ये तो हमने देखा, लेकिन इनके अलावा स्रोत बताते हैं कि यहाँ 250 से ज्यादा 250 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ, 250 से ज्यादा। सोचिए, ये संख्या ही अपने आप में कैमरून की अविश्वसनीय जातीय और सांस्कृतिक विविधता का सबूत है। हर भाषा के साथ एक अपनी अनूठी संस्कृति जुड़ी होती है, अपना इतिहास, दुनिया को देखने का अपना नजरिया। और धार्मिक रूप से भी यही बहुरूपता दिखती है। हाँ बिल्कुल, ईसाई धर्म है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों, इस्लाम भी एक प्रमुख धर्म है, लेकिन साथ ही पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं भी बहुत जीवित हैं और अक्सर लोग इन अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मिलाकर भी मानते हैं। ये सांस्कृतिक मिश्रण ये कैमरून को बहुत जीवंत बनाता होगा, है ना? हाँ, अद्भुत जीवंतता देता है। संगीत को ही लीजिए, मकोसा और बिकुत्सी, ये स्टाइल तो दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। हाँ, सुना है। फिर पारंपरिक नृत्य है, रंगीन पोशाकें हैं, लकड़ी की नक्काशी और दूसरी हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक ताना बाना बुनते हैं। ये सच में मिनी अफ्रीका है, जहां महाद्वीप की कई सांस्कृतिक धाराएं आकर मिल रही हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये विविधता हमेशा एक ताकत ही रही है, या जैसे हमने भाषाई मुद्दे में देखा, ये कभी-कभी चुनौती भी बन जाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। विविधता निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत है। ये देश को अनोखा बनाती है, विचारों का, कलाओं का संगम रचती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने एंग्लोफोन संकट के संदर्भ में देखा, जब भाषाई या क्षेत्रीय पहचानें राजनीतिक रंग ले लेती हैं और लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो यही विविधता तनाव और विभाजन का कारण भी बन सकती है। इसे संभालना, सभी समूहों को साथ लेकर चलना, ये किसी भी मल्टीकल्चरल देश के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, और कैमरून इससे जूझ रहा है, ये साफ है। चलिए, अब शासन व्यवस्था पर आते हैं। कैमरून एक गणराज्य है, लेकिन यहाँ की राजनीति में एक नाम दशकों से छाया हुआ है, राष्ट्रपति पॉल बिया, जो 1982 से सत्ता में है। मतलब बहुत लंबा समय। हाँ, बहुत लंबा। और ये उन्हें अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक बनाता है। और ये लंबा कार्यकाल अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कई पर्यवेक्षक और संगठन कैमरून में शासन को सत्तावादी मानते हैं, थोड़ा अथॉरिटेरियन। अच्छा। उनका कहना है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे चुनाव, वो अक्सर सवालों के घेरे में रहती है और राजनीतिक विरोध या असहमति की आवाज़ों को कह सकते हैं कि दबाया जाता है। ये जानकारी हमें उपलब्ध दस्तावेजों और रिपोर्टों से मिलती है ना? हाँ बिल्कुल, और हम इसे यहाँ बस तटस्थ रूप से बता रहे हैं, जैसा स्रोतों में कहा गया है। तो मतलब एक तरफ स्थिरता का दावा हो सकता है इतने लंबे शासन से, लेकिन दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पेचीदा संतुलन है। देखिए,
लंबे शासन के जो समर्थक हैं वो तर्क दे सकते हैं कि इससे स्थिरता आती है, जो विकास के लिए जरूरी है। वहीं जो आलोचक है वो कहेंगे कि इससे सत्ता का केंद्रीकरण होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और प्रगति रुक जाती है, क्योंकि नई सोच, नए नेतृत्व को मौका नहीं मिलता। और ये सवाल सिर्फ कैमरून का नहीं है, दुनिया के कई देशों के लिए प्रासंगिक है कि इतने लंबे शासन का देश के विकास पर, मानवाधिकारों पर, सामाजिक सद्भाव पर आखिरकार क्या असर पड़ता है। स्रोतों से मिली जानकारी इसी जटिलता की तरफ इशारा करती है। इस राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अब अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। स्रोत बताते हैं कि कैमरून प्राकृतिक संसाधनों से मतलब काफी अमीर है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तेल एक महत्वपूर्ण निर्यात है, हालांकि अब उत्पादन थोड़ा कम हुआ है पहले से। इसके अलावा कोको और कॉफी, ये तो पारंपरिक नकदी फसलें हैं ही। केले, रबर, लकड़ी और हाल के सालों में प्राकृतिक गैस का महत्व भी बढ़ा है। और कृषि तो आज भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक बड़ी आबादी इसी में लगी हुई है और खनन में भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन इन सब संसाधनों के बावजूद क्या जमीनी हकीकत उतनी अच्छी है? स्रोत आर्थिक असमानता और गरीबी का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और यही विरोधाभास है। मतलब कागज पर देखें तो इन संसाधनों से देश काफी अमीर हो सकता था, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि गरीबी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शहरीकरण तेजी से हो रहा है, डुआला और याओंडे जैसे शहर फैल रहे हैं, लेकिन ये अपने साथ नई चुनौतियां भी ला रहे हैं। भीड़-भाड़, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं पर दबाव। तो ये जो संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स वाली बात होती है, वो यहाँ भी कुछ हद तक दिख रही है? हाँ, काफी हद तक ऐसा लगता है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था कुछ ही प्राकृतिक संसाधनों पर, खासकर तेल जैसे उत्पाद पर, जिसका बाजार बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जरा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। सही बात। इससे बचने के लिए अर्थव्यवस्था में विविधता लाना जरूरी हो जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, इन दूसरे क्षेत्रों को विकसित करना। स्रोत बताते हैं कि सरकार कोशिश तो कर रही है विदेशी निवेश लाने की, बुनियादी ढांचे को सुधारने की, सड़कें, बंदरगाह, बिजली। लेकिन इसका असर जमीन पर कितना दिख रहा है? हाँ, ये बहस का मुद्दा है। और अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई संसाधन संपन्न विकासशील देश इसी चुनौती से जूझते हैं कि ये जो प्राकृतिक दौलत है, इसे आम लोगों के विकास में कैसे बदला जाए। आपने पर्यटन का जिक्र किया। हमने शुरू में ही यहाँ के आकर्षणों की बात की थी। माउंट कैमरून, वाजा पार्क, समुद्र तट, सांस्कृतिक उत्सव। क्या ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण योगदान दे पा रहा है? यहाँ भी वही बात है, क्षमता और वास्तविकता के बीच का अंतर साफ दिखता है। कैमरून में पर्यटन की, आप कह सकती हैं, अपार संभावनाएं हैं, जबरदस्त पोटेंशियल है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी सांस्कृतिक विविधता, ये दुनिया भर के पर्यटकों को खींच सकती है। सोचिए, एक ही ट्रिप में आप जंगल सफारी कर लें, ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर लें, समुद्र तट पर आराम करें और फिर स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी ले लें। हाँ, ये तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन जरूर कोई लेकिन होगा। लेकिन वही है जिसकी हमने पहले चर्चा की। स्रोतों के मुताबिक राजनीतिक अस्थिरता, खासकर वो एंग्लोफोन क्षेत्रों में जो संघर्ष चल रहा है, और कभी-कभी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, ये सब पर्यटन के विकास में बड़ी रुकावट बनी हुई है। साथ ही जो बुनियादी ढांचा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रहने की जगहें, उसे भी और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो यहाँ फिर वही कहानी है, क्षमता तो अद्भुत है, पर उसे पूरी तरह इस्तेमाल करने के रास्ते में बाधाएं हैं। अगर स्थिरता और सुरक्षा बेहतर हो जाए तो पर्यटन कैमरून की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला एक प्रमुख क्षेत्र बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। हमने कैमरून की अविश्वसनीय विविधता देखी, भूगोल में, जलवायु में, भाषा में, संस्कृति में। हमने इसके जटिल इतिहास को समझा और देखा कि उसका असर आज भी कैसे पड़ रहा है, खासकर वो भाषाई विभाजन के संदर्भ में। हमने इसकी अर्थव्यवस्था की क्षमता और चुनौतियों पर बात की और शासन व्यवस्था से जुड़े सवालों को भी छुआ। ये मिनी अफ्रीका वाला नाम हर कदम पर सही लगता है। बिल्कुल। अगर हम स्रोतों से मिली सारी जानकारी का सार निकालें तो कैमरून विरोधाभासों का देश है। एक तरफ अपार प्राकृतिक सुंदरता है, समृद्ध संस्कृति है, महत्वपूर्ण संसाधन है। दूसरी तरफ गहरी राजनीतिक दरारें हैं, खासकर भाषा के आधार पर। लंबे समय से चली आ रही सत्ता संरचना पर सवाल हैं
और व्यापक आर्थिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? क्या ये विविधता एक वरदान है या एक अभिशाप? शायद दोनों। देखिए, ये विविधता ही कैमरून की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी पहचान है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी पेश करती है कि कैसे इन अलग-अलग धागों को एक मजबूत राष्ट्रीय ताने बाने में बुना जाए। स्रोतों से यही बात उभर कर आती है कि कैमरून एक चौराहे पर खड़ा है। इसकी कहानी इसी क्षमता और चुनौतियों के बीच संतुलन साधने के एक निरंतर प्रयास की कहानी है। और तमाम मुश्किलों के बावजूद ये अफ्रीका के सबसे अनूठे और संभावनाओं से भरे देशों में से एक बना हुआ है। कैमरून की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने स्रोतों के आधार पर देखा, कैमरून का भाषाई विभाजन औपनिवेशिक जड़ों से उपजा है और आज भी तनाव का कारण है। ऐसे में कैमरून अपनी मिनी अफ्रीका वाली अपार क्षमता को सही मायने में कैसे अनलॉक कर सकता है? वो अपनी जबरदस्त विविधता को गले लगाते हुए और अतीत की दरारों को भरते हुए एक सच्ची, एकीकृत और सशक्त राष्ट्रीय पहचान आखिर कैसे गढ़ सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।